Hello friends, welcome to Arjun classes. यह है क्लास 11th के चैप्टर सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट फर्स्ट है। इसके अन्य पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले अपन समझते हैं गति क्या होती है आखिर। ठीक है, मोशन यानी गति। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान अवस्था में रहती है, यानी कि वर्ल्ड की हर वस्तु, कोई भी चीज़ है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। तो ये बात तो समझ में आती है कि गतिमान रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। प्रत्यक्ष, दो वर्ड है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कोई रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, कोई कार चल रही है, कोई व्यक्ति चल रहा है, तो उसको अपन देख सकते हैं, तो ये प्रत्यक्ष गति हुई। और अप्रत्यक्ष जिसको हम देखते नहीं हैं, जैसे अपने शरीर की शिरा और धमनियाँ, जिनके अंदर खून सप्लाई होता है, वो अंदर ही अंदर होता रहता, अपन उसको अपन देख नहीं सकते, तो ये है अप्रत्यक्ष गति। तो संसार की हर वस्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान अवस्था में रहती है। ठीक है, अब देखते हैं गति, यानी कि गति की डेफिनेशन देखते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को ही गति कहते हैं, यानी कि समय, टाइम के रेस्पेक्ट में वस्तु की स्थिति। जैसे कोई वस्तु है जो पहले किसी ए पॉइंट पे थी, जो कि अपन T1 शुरुआत में देखा था, ए पॉइंट पे थी, अपन T2 थोड़ी देर बाद देखा T2 टाइम पे, तो वो अपने को बी पॉइंट पे मिली, यानी कि वो समय यानी टाइम के रेस्पेक्ट में स्थिति चेंज कर रही है, तो उसको अपन गतिमान वस्तु कहेंगे। गतिमान यानी कि वो वस्तु मोशन में है। ठीक है, अब गति का अध्ययन अपन फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं यांत्रिकी या मैकेनिक्स। तो समझते हैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई वस्तु गति कर रही है, उसका अध्ययन अपन किस में करते हैं, यांत्रिकी में। यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन, यानी कि अपन गति का अध्ययन करते हैं। अब मैकेनिक्स बहुत बड़ा फील्ड है, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है स्टैटिक्स, सेकंड है काइनेमेटिक्स, थर्ड है डायनेमिक्स। ठीक है, अब पहला देखते हैं स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें बाह्य बलों की क्रिया के अधीन साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी वह शाखा जिसमें बाह्य बलों, यानी कि बाह्य बल तो लग रहे होंगे पर क्रिया के अधीन साम्यावस्था, ये वर्ड आया साम्यावस्था, में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं साम्यावस्था क्या होती है। जब किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो तो वह वस्तु साम्यावस्था में होती है, यानी कि स्थिति विज्ञान में हम हमेशा उस वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे जो साम्यावस्था में, यानी कि उस पर नेट फोर्स, कुल बल 0 होगा। जैसे अपन एक कोई वस्तु लें, ये ब्लॉक, ठीक है, ये ग्राउंड पे पड़ा है, ठीक, इधर से कोई लग रहा है फोर्स, और इधर से भी लग रहा है
और ये F1 मान लें, ये F2 मान लें। अगर ये F1 F2 के बराबर है तो नेट फोर्स क्या होगा? 0, क्योंकि F1 ये F1 इसको इधर धकेलना चाहता है और F2 इसको इधर, और दोनों बराबर है तो ये अपनी जगह पे रहेगा। इसका मान लो मास m है, ठीक है। तो F नेट जो कि 0 है, तो अगर F नेट 0 है तो वो होती है वस्तु साम्यावस्था, ठीक है। तो अपन स्थिति विज्ञान के अंदर हमेशा उस वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे जो साम्यावस्था में है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, टेबल पर पड़ी बुक साम्यावस्था में होती है, ठीक है। टेबल पे कोई बुक पड़ी है तो वो हमेशा साम्यावस्था में रहती है, क्योंकि इस पे दो बल लग रहे होते हैं। एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स G मान लेते हैं अपन, और एक इस टेबल का ऊपर, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, तो ये हमेशा साम्यावस्था में होती है। अब मैकेनिक्स की सेकंड ब्रांच देखते हैं, काइनेमेटिक्स, यानी कि शुद्ध गतिज विज्ञान। काइनेमेटिक्स यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उन कारणों पर कोई विचार नहीं किया जाता जिनसे गति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये मैकेनिक्स की शाखा है, तो इसमें गति का तो अपन अध्ययन करेंगे ही, लेकिन ये गति किन बलों के कारण उत्पन्न हुई, उन कारणों का अपन जिक्र नहीं करते। वो होती है शुद्ध गतिज विज्ञान। इसमें अपन नॉर्मली किसका अध्ययन करते हैं? वेग का, चाल का, त्वरण का, वस्तु की इन प्रॉपर्टीज़ का अपन अध्ययन करते हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है। इसमें अपन ये नहीं देखते कि ये वेग, अपन ये देखते हैं कि वेग कितना है, ये नहीं देखते किसके कारण है, ठीक है। तो ये होती है काइनेमेटिक्स। अब थर्ड है गतिज विज्ञान, यानी डायनामिक्स, ठीक है। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं की गति के अध्ययन के साथ उन कारणों पर भी विचार किया जाता है जिनसे गति उत्पन्न होती है। यानी इसमें क्या होता है? काइनेमेटिक्स का उल्टा। इसमें गति का तो अध्ययन करेंगे ही क्योंकि मैकेनिक्स है, लेकिन उनके कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण वो गति उत्पन्न हो रही है। इसमें अपन अध्ययन करते हैं बल, कार्य और ऊर्जा का, ठीक है। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, इनका अपन अध्ययन करते हैं डायनेमिक्स में। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में एक शब्द आता है निर्देश तंत्र। ये कई बार यूज होगा, निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसको देख लेते हैं ये क्या होता है, क्योंकि बार बार यूज होगा। किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए हमें उस वस्तु की स्थिति, चाल या वेग तथा त्वरण के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो अपन ने गति क्या होती है ये पढ़ा, तो अपन गति का कैसे पता लगा सकते हैं कोई वस्तु गतिशील है कि नहीं है? या तो स्थिति से, कोई पहले अपन ने किसी t1 टाइम पे देखा A पॉइंट पे थी, t2 टाइम पे देखा वो B पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है, तो मतलब वो वस्तु गतिशील है। तो अपन या तो स्थिति से पता करते हैं, या वो किसी स्पीड से जा रही है वहाँ से पता करते हैं, या वेलोसिटी से, या एक्सीलरेशन यानी त्वरण से, ठीक है। इन सब का अगर अपने को पता है किसी एक का, तो अपन कह सकते हैं कि वो वस्तु गतिशील अवस्था में। अब किसी भी वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण का निर्धारण अन्य वस्तुओं या स्थानों या व्यक्तियों के सापेक्ष किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई वस्तु कोई वस्तु है वो गतिशील है v वेलोसिटी से, और कोई व्यक्ति है वो भी गतिशील है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब ये इसको देखेगा वस्तु को, तो ये हमेशा इसको स्थिर नज़र आएगी, क्योंकि दोनों v वेलोसिटी से जा रहे हैं, यानी कि सापेक्ष वेग दोनों का बराबर है, तो दोनों स्थिर नज़र आएंगे। और अगर इसको मैं रोक दूं, ए को
v वेलोसिटी से जाने दूँ और इसको जो व्यक्ति है उसको रोक दूँ, तो इसको ये v वेलोसिटी से जाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ये खुद खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता लगती है कि किसी भी वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण का निर्धारण अन्य वस्तुओं, स्थान या व्यक्ति के सापेक्ष किया जाता है। अब ये जो था ना, ये कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई स्थान हो सकता है। अब फाइनली इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है निर्देश तंत्र। ठीक है, किसी स्थिर बिंदु या स्थान जिसके सापेक्ष पिंड या वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण आदि मापे जाते हैं, निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, कोई बिंदु होगा या कोई स्थान होगा या कोई व्यक्ति होगा जिसके सापेक्ष अपन किसी दूसरे पिंड या वस्तु की स्थिति, वेग, त्वरण आदि नापते हैं, वो क्या होता है निर्देश तंत्र, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, चलती ट्रेन को देखता हुआ स्थिर व्यक्ति, कोई ट्रेन है जो चल रही है और प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति मान लो स्थिर खड़ा है, तो उसके सापेक्ष, उस व्यक्ति के सापेक्ष ये ट्रेन चल रही है, तो ये जो व्यक्ति है ये क्या हो गया निर्देश तंत्र हो गया, व्यक्ति हो गया निर्देश तंत्र। ठीक है, अब निर्देश तंत्र भी दो टाइप के होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, यानी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, दो टाइप के होते हैं जड़त्व। दोनों को अलग अलग समझते हैं अपन। पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वह निर्देश तंत्र जो एक समान चाल से गति कर रहा है अथवा स्थिर है, यानी कि दो कंडीशन, या तो वो स्थिर है निर्देश तंत्र, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में अपन दूसरी वस्तु की गति देख रहे हैं वो, या तो स्थिर है यानी कि इसकी स्पीड इज इक्वल टू 0 यानी रुका हुआ है, या वो एक समान चाल से गति कर रहा है। एक समान चाल मतलब क्या हुआ, जो त्वरण होता है ना वो 0, यानी कि उसका एक्सीलरेशन 0 है बट किसी निश्चित चाल से चल रहा है। इन दो के केस में जो निर्देश तंत्र होता है वो कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। एग्जाम्पल देखते हैं, चलती रेलगाड़ी को निहारता पृथ्वी पर स्थिर खड़ा व्यक्ति। ठीक है, रेलवे ट्रैक के साइड में कोई स्थिर खड़ा व्यक्ति है, वो ट्रेन को चलती हुई देख रहा है, तो ये क्या है, व्यक्ति खड़ा है यानी कि ये स्थिर है, तो इसके सापेक्ष में ये रेलगाड़ी चल रही है, तो ये जो व्यक्ति है ये होगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब सेकंड आता है अजड़त्वीय या त्वरित निर्देश तंत्र। नाम से पता लग रहा है त्वरित, मतलब इसका कुछ एक्सीलरेशन होगा। नॉन इनर्शियल और एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वह निर्देश तंत्र जो किसी त्वरण से गति कर रहा होता है, यानी कि इसका एक्सीलरेशन होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कुछ त्वरण से निर्देश तंत्र भी चल रहा होगा और वस्तु तो चल रही होती ही है, क्योंकि उसकी गति का ही तो अपन अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, चलती ट्रेन को निहारता दूसरी ट्रेन में बैठा यात्री। जैसे कोई ट्रेन है ए, ये जा रही है, कोई दूसरी बी ट्रेन है ये भी जा रही है, इसके अंदर कोई यात्री बैठा है, वो इसको देख रहा है, यानी ये भी एक्सीलरेटेड है ये भी एक्सीलरेटेड, दोनों जा रही है, तो ये भी, इसका भी कुछ त्वरण होगा, जो ट्रेन का है वो इसी का होगा, और ये इस ट्रेन को देख रहा है, तो ये हो गया अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, अब निर्देश तंत्र के अनुसार वस्तु की गति के प्रकार। निर्देश तंत्र के अनुसार वस्तु किस किस टाइप से गति करती है वो देखते हैं अपन। पहली है एक विमीय गति। ठीक है, एक विमीय गति, फिर है द्विविमीय, फिर है त्रिविमीय। देखते हैं अपन एक विमीय, किसी एक अक्ष के अनुदिश गति एक विमीय गति कहलाती है। अक्ष कितने होते हैं, मान लो अपन 2D में लें तो दो अक्ष होते हैं, x और y, x। तो एक विमीय गति में हमेशा कोई वस्तु है जो या तो x अक्ष में ही जाएगी, या इसमें अगर नहीं जा रही तो इसमें जाएगी।
अक्ष के अनुदिश, यानी कि किसी एक अक्ष के अनुदिश जाएगी, गति करेगी। जैसे सीधी सड़क पर चलती कार, कोई सीधी सड़क है, उस पर कोई कार चल रही है, ठीक है, तो ये एक विमीय गति हुई। अब देखते हैं द्विविमीय गति, दो अक्षों के अनुदिश गति। जैसे आपने देखा होगा प्रक्षेपी गति, और नहीं देखा तो भी अपन आगे देख लेंगे। प्रक्षेपी गति एक चैप्टर आएगा, उसमें अपन किसी वस्तु को मूल बिंदु से फेंकते हैं तो वह कुछ ऐसे इस पथ पे आगे बढ़ती है। तो इसमें अपन देखते हैं पहले ये 0,0 यानी मूल बिंदु पे थी, अब ये मान लो कहीं ऐसे पहुंच गई जिसके निर्देशांक है x0, y0, यानी कि ये वस्तु एक साथ दो अक्षों में आगे बढ़ रही है। ये कुछ x तक भी पहुंच गई यहाँ, और कुछ ऊपर भी पहुंच गई यानी y तक। तो ये दो अक्षों के अनुदिश गति कर रही है, तो ये होगी द्विविमीय गति। अब थर्ड है त्रिविमीय गति, तीन अक्षों के अनुदिश गति। अब इसमें क्या होगा, 3D में गति होगी, इसमें तीनों अक्षों में गति होगी, x, y और z, y, x, और मान लो ये कोई z एक्सिस है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, उड़ती हुई पतंग की गति। कोई पतंग उड़ रही है तो वो ऊपर भी जा रही होती है, इधर भी जा रही होती है, इधर भी जा रही होती है, मतलब तीनों अक्षों में गति करती है, तो उसे कहते हैं त्रिविमीय गति। ठीक है, तो ये नॉर्मल निर्देश तंत्र क्या होता है इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब आने वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे गति क्या होती है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, बहुत पढ़ेंगे अपन सेकंड पार्ट में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप अर्जुन क्लासेस इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेगी, कब वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, और इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, यानी कि मैसेज मिल जाएगा। और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आएगा, वो दबाने से आपका ये नोटिफिकेशन ऑन होगा, अगर वो नहीं दबाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आप जो ये नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये आप लेना चाहते हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं www.arjunclasses97.blogspot.com। इन सब का फेसबुक ग्रुप का और इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जा सकते हैं सीधा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो जो मैंने अब तक पढ़ाया, उसमें से कुछ भी डाउट हो और इसके अलावा भी कुछ भी डाउट हो, तो आप इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या वेबसाइट पे जाके उसके कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपको 24 आवर के अंदर अंदर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।